हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप पे। इंडक्शन कुकटॉप को हम लोग इंडक्शन स्टोव भी बोलते हैं और जनरली इसे हम लोग इंडक्शन कह के पुकारते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है तथा इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। इंडक्शन को समझने से पहले बाबू आपको ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल कुकिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कुकिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक हीट सोर्स लेते हैं। हीट सोर्स इन द सेंस आपका हीटर हो सकता है, आपका लकड़ी हो सकता है, आपके पास गैस चूल्हा हो सकता है। यहाँ से आप जानते हैं कि रेडिएशन के थ्रू हीट जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ये हीट आपके बर्तन से जा कर के टकराता है और बर्तन में कंडक्शन के थ्रू हीट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए इस बर्तन में अपने पानी रख रखा है तो इसमें कन्वेक्शन के थ्रू पानी आपका गर्म होगा। लेकिन बाबू इस प्रकार का जो कुकिंग टेक्निक था, हीटिंग टेक्निक था, इसमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इस प्रकार के कुकिंग में, इस प्रकार के हीटिंग में मात्र आप 40 से 55%, कितना प्रतिशत, 40 से 55% ही हीट का उपयोग कर पाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपका इस रेडिएशन के माध्यम से लॉस हो जाता है। कहने का मतलब है कि 60% से लेकर के इधर हो जाएगा हमारा 45% तक हीट जो है आपका वेस्ट हो जाता था। मतलब इस हीट का कोई उपयोग हम नहीं कर पाते थे। दूसरा प्रॉब्लम यह है इस प्रकार के कुकिंग में कि मान लीजिए आपने लकड़ी का उपयोग करके बना रहे हैं तो यहाँ से फ्लेम निकलता है और फ्लेम से आपके बॉडी पार्ट्स, आपके कपड़े के जलने का डर रहता था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक टेक्निक बनाते हैं, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं बाबू, हम लोग एक कॉपर कॉइल को लेते हैं, मतलब कॉपर वायर को लेते हैं और इस कॉपर वायर को आपस में लपेट लपेट करके एक कॉइल बना देते हैं। जब इस कॉइल से होकर के एसी सप्लाई दिया जाता है तो होता क्या है कि इस एसी सप्लाई की वजह से इस कॉइल के अक्रॉस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपना एक कवरेज पूरा करता है और जब इस कवरेज के बीच में आप अपने बर्तन को डालते हैं, वेजल को डालते हैं, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके बर्तन में एक ईडी करंट प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं जब करंट किसी भी कंडक्टर से होकर गुजरता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हीटिंग अफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके बर्तन के सरफेस को हीट करता है तो इसमें एक ईडी करंट उत्पन्न होता है और इस ईडी करंट की वजह से आपको बर्तन हीट होते हुए नज़र आता है। आपके बर्तन डायरेक्टली इस कॉपर कॉइल के टच में ना आए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग सरफेस का उपयोग करते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस प्रकार के हीटिंग में आपका बर्तन डायरेक्टली हीट होता है, किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन वाला लॉस नहीं होता है। मतलब जितना आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं लगभग उतना ही एनर्जी आपका यहाँ पे उपयोग में आ जा रहा है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इस प्रकार के हीटिंग में आप देख रहे हैं किसी भी तरीके का कोई फ्लेम का उपयोग, ज्वाला का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपके बॉडी पार्ट्स के जलने के या आपके कपड़े का जलने का डर कम होता है। तो ये जो हमारा हीटिंग होता है ये डायरेक्ट हीटिंग होता है। हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं इंडक्शन कुकटॉप या स्टोव के बारे में लिखा गया है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किचन अप्लायंसेस होता है। कौन सा अप्लायंस होता है? किचन अप्लायंस, मतलब किचन में यूज होने वाला उपकरण होता है जिसमें मतलब इन विच हीट इज जनरेटेड, देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, डायरेक्टली इनसाइड दी कुकिंग वेजल। आपका जो बर्तन है उस बर्तन में हीट जो है ये डायरेक्टली जनरेट होता है। हीट जनरेटेड डायरेक्टली
डायरेक्टली कहाँ पे, इनसाइड दी बर्तन मतलब वेसल, किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ हीटिंग दी बर्नर। इसमें किसी भी तरीके का कोई बर्नर हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, डायरेक्ट आपका बर्तन ही हीट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन कुकटॉप बोलते हैं और स्टोव बोलते हैं। अब हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका बर्तन हीट होता है। तो कुल मिला के बात किया जाए तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो एक लाइन में लिखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका कौन सा कार्य करेगा, इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन स्टोव काम करेगा। इसका वर्किंग को आप एक लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। इसके वर्किंग के बारे में मैंने डिटेल में लिख रखा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक एसी सप्लाई दे रहे हैं। व्हेन एसी करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल इट प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हमने कॉइल में एसी सप्लाई दिया। एसी सप्लाई की वजह से आपको एक चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है इस कॉइल के अक्रॉस में। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। तो दूसरा स्टेप में देख रहे हैं दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईडी करेंट इन दी मेटल अटेंसिल होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, मेटल यूटेंसिल। देखिए क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके बर्तन में क्या करता है कि एक ईडी करंट को डेवलप करता है, मतलब घूर्णनी धारा को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट में देखेंगे ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अटेंसिल हीट प्रोड्यूस। आप जानते हैं कि आपका जो ये बर्तन है, ये बर्तन किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये बर्तन कंडक्टर का बना होता है और कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है और करंट को जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ही मात्रा में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे हीट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा वर्किंग होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करना चाहें कि इसमें जो बर्तन यूज किया जाता है वो बर्तन कैसा होता है, तो ध्यान देना है इसमें जो आप बर्तन यूज करते हैं बाबू, ये हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और स्टील का बना हुआ होता है। आप जिस बर्तन का उपयोग करना चाहेंगे वो आप इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें आप वैसा ही बर्तन का उपयोग कर सकते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हो। एक और लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं कि आप जो भी बर्तन उपयोग करेंगे उसका पेंदी जो होगा वो कैसा होगा, तो फ्लैट पेंदी का होगा। ठीक है, ये जो पेंदी होगा इसका ये कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, तभी तो आपका मैक्सिमम सरफेस एरिया को ये अट्रैक्ट कर पाएगा, सरफेस एरिया पे पहुंच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस एलईडी करंट को डेवलप कर पाएगा। तो ये भी दूसरा पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। तो एडवांटेज में आप देखेंगे तो पहला एडवांटेज है कि इसमें हीटिंग फास्ट होता है। हीटिंग क्यों फास्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका ये बर्तन डायरेक्टली हीट होता है, किसी भी तरीके का कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं यूज होता है, इसीलिए इसमें हीटिंग फास्ट होता है। दूसरा एडवांटेज अगर हम बात करें तो ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। सबसे मेन पॉइंट तो यही हमारा था, एनर्जी एफिशिएंट। ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग हीटिंग करते थे उसमें देखे थे कि 40 से 55% हीट बर्बाद हो जाता था, है ना। लेकिन इस प्रकार के हीटिंग में 90%, कितने प्रतिशत बाबू, 90% हीट का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के बात किया जाए तो 10% हीट ही आपका यहाँ पे वेस्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सेफ होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई फ्लेम नहीं होता है। चलिए डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, कोई भी टेक्निक का कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। देखिए डिसएडवांटेज में कहा जा रहा है कि रिक्वायर्स स्पेशल यूटेंसिल। आपको इस प्रकार के हीटिंग में ये जो आप बर्तन यूज करेंगे ये स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल में भी कैसा स्पेशल होना चाहिए, तो ये बर्तन आपका जो होना चाहिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, मतलब स्पेशल अटेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए।
और दूसरी बात मैंने यह भी बताया कि फ्लैट पेंदी वाला होना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है कि डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर पावर कट हो जाएगा तो क्या आपका ये हीटिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें किससे चल रही है? ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे एक एसी सप्लाई लगा है उसी से चल रहा है। तो पावर कट होने पे आपको परेशानियाँ होंगी, आपका ये काम नहीं हो सकता है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का जो इंडक्शन कुकटॉप होता है या स्टोव होता है, इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम को करवाया जाता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इंडक्शन का हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे या ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। देखिए इंडक्शन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक प्लग लेते हैं, उस प्लग के माध्यम से पावर सप्लाई देते हैं। ये पावर सप्लाई फ्यूज से होकर के गुजरता है। फ्यूज क्या करेगा इसको? फ्यूज इसको ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो ये गल करके सर्किट को तोड़ देगा, बर्न हो करके सर्किट को तोड़ देगा और आगे सप्लाई नहीं मिलेगा और सर्किट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। तो फ्यूज का देख रहे हैं। और ये जो आप पावर सप्लाई का सेक्शन आपका एक सर्किट में जाता है, एक आईसी में जाता है जिसका नाम होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में जैसे ही ये दोनों पावर सप्लाई का वायर जाता है, इसको क्या किया जाता है कि यहाँ पे डीसी में बदल दिया जाता है। इस सेक्शन पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ डीसी मिलेगा, ठीक है ना। इस डीसी को हम लोग अपने डीसी फिल्टर के माध्यम से, मतलब एलसी फिल्टर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के माध्यम से प्योर डीसी में बदल लेते हैं। ये प्योर डीसी आगे की तरफ एक सेक्शन में जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन क्या करता है कि इस प्योर डीसी को बहुत ही लो पावर के डीसी में बदल देता है। मतलब अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे रेक्टिफायर के बाद ये फिल्टर के बाद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको जो डीसी मिलेगा ये हो सकता है कि लगभग 250 वोल्ट का हो, 250 वोल्ट डीसी हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कैपेसिटर लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है और यहाँ से लगभग 220 या 30 तो जाता ही होगा, है ना। तो ये हुआ। अब बताइए कि हम लोग जो इंडक्शन यूज करते हैं उस इंडक्शन में आपने देखा होगा कि इंडक्शन में आपका बजर भी लगा रहता है जो कि बीप करता है, उसके साथ साथ फैन भी लगा रहता है, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर की सर्किट भी लगी रहती है, कुछ एलईडी भी लगे रहते हैं, डिस्प्ले भी लगे रहते हैं। तो उन सभी को चलाने के लिए क्या आप 250 वोल्ट से ये काम करवा सकते हैं? नहीं। तो इस चीज़ को करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन का यूज करते हैं। ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन क्या करता है कि यहाँ से जो इसको 200 या 250 का वोल्टेज मिल रहा था डीसी, 250 वोल्ट डीसी मिल रहा था, इसको 18 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? अपने फ़ैन को चला सकते हैं, अपने बजर को चला सकते हैं, आप अपने डिस्प्ले को ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें लगे हुए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो रही ऑक्सिलरी सेक्शन को चलाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। मेन बात करेंगे कि कॉइल को कैसे चलाया जाता है। जो इंडक्शन में लगा हुआ एक हीटिंग कॉइल होता है, कॉपर की कॉइल होता है, उसको कैसे चलाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब इस सेक्शन पे, तो जो आप पावर सप्लाई दे रहे होते हैं ये पावर सप्लाई कितना होता है तो बोलेंगे 50 हर्ज एसी होता है। अगर इस 50 हर्ज की एसी को आप इस डायरेक्ट कॉइल में दे देंगे तो क्या देखेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव हाइप साइकिल और नेगेटिव हाइप साइकिल के अक्रॉस में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो यहाँ पे जो आपका बर्तन था इसमें चेंजिंग ईडी करंट कम डेवलप होगा और ईडी करंट कम डेवलप होगा तो आपका बर्तन बहुत ही कम हीट होगा। तो हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग अपने एक स्विचिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं जो काम क्या करता है कि इस 50 हर्ज की सिग्नल को 20 किलो हर्ज से लेकर के 40 किलो हर्ज तक, ध्यान देना है, किलो हर्ज तक, 20 किलो हर्ज से लेकर के किस में 40 किलो हर्ज की सिग्नल में बदल देता है। कौन बदल देता है? ये मॉसफेट कैसे बदलेगा? तो मॉसफेट को इनपुट मिलेगा, मतलब मॉसफेट को गेट का इनपुट मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा और ये क्या करेगा कि किलो हर्ज में यहाँ पर आपको इस कॉइल के पास
एसी सप्लाई देता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे एसी क्यों मिलेगा, तो देखिए यहाँ तक तो आपका डीसी था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्विचिंग कर दिया। तो स्विचिंग करने से ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो जब किलो हर्ज में यहाँ पे एसी पहुँचता है, इसके वजह से इस कॉइल में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा मिलता है। और चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा तो बर्तन में ज़्यादा मात्रा में ईडी करंट डेवलप होगा। ईडी करंट जितना ज़्यादा डेवलप होगा, बर्तन उतना ही ज़्यादा हीट होगा। तो इस तरीके का कुछ हमारा इसका एक सर्किट डायग्राम होता है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, एसी पावर सप्लाई दिए थे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, इसको किस में हम लोगों ने बदल दिया था, तो बोलेंगे कि ये जो हमारा रेक्टिफायर था, ये सेक्शन, इस रेक्टिफायर के द्वारा हमने क्या किया कि इसको डीसी में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस डीसी को क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कराते हैं और इसको 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं। और ये किसके द्वारा बदला जाता है, तो बोलेंगे मॉसफेट या आईजीबीटी के द्वारा बदला जाता है। इसको कौन बताता है कि कितना स्विचिंग करना है, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग कॉइल में अपना करंट सप्लाई देते हैं। ये रहा है आपका कॉइल, है ना। इस कॉइल में क्या मिलेगा, आपको करंट सप्लाई मिलेगा और आपका कॉइल चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसके वजह से ईडी करंट डेवलप होगा और ईडी करंट की वजह से आपका बर्तन हीट होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके वजह से ईडी करंट इंड्यूस होता है आपके बर्तन में, है ना। इसके वजह से आपका बर्तन हीट जनरेट करता है और हीट का उपयोग आप किस में करते हैं, तो कुकिंग में करते हैं, मतलब कुकिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सिस्टम चलता है, ये जो देख रहे हैं आईजीबीटी, ये जो देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर, ये जो देख रहे हैं रेक्टिफायर, जब ये ऑपरेट होता है तो बहुत ही हेवी मात्रा में हीट उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़ैन का यूज करते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फ़ैन होगा। फ़ैन क्या करेगा कि कूलिंग का काम करेगा, फैन परफॉर्म दी कूलिंग। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, मतलब कितना ज़्यादा स्विचिंग करना है ये मॉसफेट को बताएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूज़र इंटरफेस, जिस पर आपका डिस्प्ले होता है, ये क्या करता है, यूज़र से कमांड लेता है और इस माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि कितना ज़्यादा स्विचिंग करवाना है इस मॉसफेट से। जितना ज़्यादा स्विचिंग होगा उतना ज़्यादा हीट इसमें डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो किस पर बाबू, तो ये जो आप कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल पे हम लोग एक टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। कौन सा टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, तो उसका नाम है एनटीसी थर्मिस्टर। एनटीसी थर्मिस्टर हम लोग एक लगाते हैं टेम्परेचर सेंसर। ये क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, इसके ऊपर बर्तन रखा होगा तो बर्तन का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपके इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को बता देगा। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट समझ जाएगा और यहाँ का स्विचिंग कम करवा देगा। बर्तन का टेम्परेचर जैसे ही कम होगा उसको ये सेंस करेगा, उसके अक्रॉस अपने रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को बताएगा और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट आपके मॉसफेट को बताएगा और इस तरीके से स्विचिंग कंट्रोल होगा। तो ये आपका टेम्परेचर सेंसर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।